हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 5 प्रारंभिक मुगल और अफगान। इसमें हम यहाँ पर देखेंगे आपका यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 पूरा हो चुका है। यूनिट नंबर 5 इस वाली वीडियो में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर में हम कहाँ से कहाँ तक की बात पढ़ने वाले हैं और इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो बात है 16वीं शताब्दी के पूर्व। तो ये जो टाइम था ना दोस्तों, इस समय जो विदेशी आक्रमण थे इनका बहुत प्रयास हो रहा था, बहुत जगह किया भी जा रहा था। तो उत्तर भारत की राजनीति की जो व्यवस्था है और आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। जैसा कि आपको पता है कि अगर आक्रमण का जो स्थिति है वो बनी हुई है तो उसमें राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो इससे क्या है, वो व्यवस्था जो है प्रभावित होती है। इस काल में कई महाराजाओं का उदय हुआ जिन्होंने क्या किया, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। क्योंकि अगर बहुत सारे राजा महाराजा इसमें क्या होंगे, चेंज होंगे एक पद पर। मतलब कि मान के चलो कोई एक राज्य है, उस पर क्या है कि एक राजा है, उसको हटाया जाएगा, दूसरा राजा यहाँ पर आया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। अगर हम मेन फोकस करें कि इस यूनिट में हम मुगल पृष्ठभूमि की चर्चा करने वाले हैं, एक तरह से आप देखोगे तो इसमें हम मुगल की बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप से, जिसमें कि हम लोधी वंश से लेकर सूर वंश तक मुगलों की स्थापना कैसे हुई और उनकी स्थापना में किस प्रकार की समस्याएं आए, इसके ऊपर भी हम इसमें डीप चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला टॉपिक है वह है लोधी साम्राज्य। तो लोधी साम्राज्य को हम देखेंगे कि लोधी साम्राज्य को की जो स्थापना हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और देखेंगे कि इसमें जो मेन बंदे थे वो कौन थे, जैसे सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है, इन सब के ऊपर जो है हम जो चर्चा वो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो 15वीं सदी के अंत तक बहलोल लोधी ने क्या किया, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, और इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान था वो सिकंदर लोधी था। तो सबसे पहले हम सिकंदर लोधी की बात कर लेते हैं और उसके बाद इब्राहिम लोधी की भी इसके अंदर हम बात करने वाले हैं, लोधी साम्राज्य के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पर सिकंदर लोधी की बात कर लेते हैं। सिकंदर लोधी ने क्या किया दोस्तों, सिकंदर लोधी जो थे वो थोड़े भविष्य को समझने वाले थे। यानी कि उनके अंदर ऐसी सेंस थी कि वो देख लेते थे कि भविष्य में कौन सी समस्याएं आने वाली है। ठीक है, दूरदर्शी कहते हैं हम इसे, मतलब दूर की चीज़ों को समझने वाले। तो सिकंदर लोधी ने क्या किया, गुजरात के राज्यों को भविष्य में होने वाले संघर्ष के लिए इसको सामर्थ्य बनाया और शक्तिशाली बनाया। ठीक है, तो गुजरात को उन्होंने मतलब देख लिया था कि आने वाले टाइम में इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस प्रकार की प्रॉब्लम को उन्होंने पहले ही, आने वाले संघर्ष को यानी कि आने वाले हमलों को या प्रॉब्लम को उन्होंने पहले ही भांप लिया था और उसके लिए उसको शक्तिशाली बना दिया। ठीक है, उसने अफगान के सरदारों को दबाने की कोशिश की। इन्होंने अफगान के सरदार को दबाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि सुल्तान को अपने बराबर समझते थे वो सरदार। ठीक है, तो इनको ऐसा लगा कि भाई ये तो सुल्तान को अपने बराबरी का समझते हैं, यानी कि ये हमारी बराबरी करते हैं। तो इन्होंने उन सरदारों को दबाने की यहाँ पर कोशिश की। सिकंदर लोधी ने धौलपुर और ग्वालियर को जीत लिया और अपने राज्य का प्रसार किया। मैंने आपको बताया था कि जो राज्य का प्रसार है वो कैसे होता है। मान के चलो ये राज्य है तो इसके आस पड़ोस की जो राज्य होंगे उनको चुनौती दी जाएगी और उसके बाद अगर उन्होंने युद्ध की चुनौती मान ली तो उनसे युद्ध होगा और फिर जीतने के बाद उनका जो राज्य प्रसार है वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लोधी सिकंदर की और बातों की। तो लोधी सिकंदर के अभियानों के दौरान क्या हुआ, इन्होंने आगरा शहर की नींव रखी। आगरा लोधियों की दूसरी राजधानी बनी। यानी इन्होंने क्या किया, आगरा शहर को भी जीता और उसके बाद उनकी नींव रखी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि उसको दूसरी राजधानी बना दिया। आप एक तरह से समझ रहे हो कि दूसरी राजधानी बनाने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि ये भी इनके लिए एक खास जगह थी। ठीक है, और इन्होंने आगरा शहर की नींव रखी थी। ये आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आप इसे समझ लीजिए। तो इस तरह से लोधी साम्राज्य उत्तर भारत से, अब देखिए मतलब ये कहाँ कहाँ तक पहुँच गए। उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में उत्तर बिहार तक,
और चंपारण से लेकर दिल्ली के दक्षिण तक फैल गए थे। यानी इन्होंने क्या किया था, अपना राज्य प्रसार काफ़ी ज़्यादा कर लिया था। अब यहाँ पर इब्राहिम लोदी की बात आ जाती है, क्योंकि इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 कब, जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद दिल्ली और आगरा, ठीक है, दिल्ली और आगरा इनको संपत्ति के रूप में मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पहले से ही इनका अधिकार था, ठीक है, सिकंदर का। तो सिकंदर लोदी के मरने के पश्चात ये इनको संपत्ति के रूप में मिली, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जबकि उसके छोटे भाई जलाल खान को जौनपुर तथा दक्षिण पूर्वी भाग पर शासन करने को मिला, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इनको क्या है, ये सारी चीज़ें विरासत में मिली, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं हम थोड़ा कि यहाँ पर देखिए आप, इब्राहिम खां को दिल्ली में राज्य अभिषेक होना था, यानी इनका क्या है, राज्य अभिषेक होना था। तो इसके लिए क्या हुआ, इस निर्णय से जलाल खां बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। और ग्वालियर के जो शासक थे मान सिंह, उनके पास चले गए और उन्होंने क्या किया, इनको शरण दे दी, जलाल खां को उन्होंने शरण दे दी। तो अब इससे क्या हुआ, इससे इब्राहिम लोदी को गुस्सा आ गया और इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर विजय के लिए, यानी कि वहाँ पर उसको वहाँ शासक को हराने के लिए, मतलब शासक से अब दुश्मनी हो गई, क्योंकि अगर इनके दुश्मन को ये शरण दे देते हैं तो ये भी यहाँ पर इनके लिए दुश्मन हो जाएंगे। तो इनसे दुश्मनी हो गई। अब लड़ने के लिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 30,000 अश्वरोहियों और 300 हाथियों की विशाल सेना, ये जो संख्या है ये उस समय में बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। तो इन्होंने ये विशाल सेना वहाँ पर भेजी और इस दौरान हुआ क्या, इस दौरान जो मानसिंह है उनका देहांत हो गया। अब जब उनका देहांत हो गया तो अब वहाँ पर हार कौन मानेगा और कौन इन सब चीज़ों को समझेगा। तो वहाँ समझिए, वहाँ जो उनका पुत्र था विक्रमजीत, उन्होंने दबाव में आकर, दबाव में मतलब उनको लग रहा था कि अब हमने क्या किया, अब हमने परेशानी मोल ले ली है। तो दबाव में आकर उन्होंने क्या किया, दिल्ली का अधिकार स्वीकार कर लिया, ठीक है। और ये जो जीत थी, यह जीत इब्राहिम लोदी के लिए एक महान जीत के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की यहाँ पर जीत हो गई। तो अब जब इतनी बड़ी इनको जीत मिली तो इससे क्या हुआ कि ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। अब ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने क्या किया, यहाँ समझते हैं। इसी से ये क्या हो गए कि यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। अब ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने क्या किया, लोदी ने मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह को युद्ध की चुनौती दे दी। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि उस समय ना 2-3 राज्य ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, 3 राज्य, ठीक है। और उनमें से मेवाड़ सबसे ताकतवर हुआ करता था। तो इनको अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ये नहीं पता चला कि आखिरकार ये क्या करने जा रहे हैं। तो इन्होंने राणा संग्राम सिंह को क्या कर दिया, युद्ध के लिए चुनौती दे दी। और सिंपल सी बात है, जिसमें इब्राहिम की पराजय हो गई, इसमें वो जीत नहीं पाए बिल्कुल भी, वो वहाँ पर हार गए। उनको हार का जो स्वाद है वो चखना पड़ गया, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी इस अवस्था में क्या हुए, चिड़चिड़े हो गए, ठीक है। आपको पता है कि जब ये हार गए, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में थे और उसके बाद जब हार गए तो इनका स्वभाव कैसा हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, ठीक है। इधर बाबर ने क्या किया था, इधर बाबर ने अलग ही मचा रखा था। तो इधर बाबर ने क्या किया था, 1524 से 25 में पंजाब के कुलीनों की शक्ति को दबा दिया, ठीक है, दमन कर दिया उनकी शक्तियों को और पंजाब पर पूरा नियंत्रण कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है पानीपत की। तो पानीपत के पहले युद्ध में, यानी कि पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी की बाबर ने हत्या कर दी, ठीक है, और भारत में मुगल वंश की नींव वहाँ से रख दी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ से आगे फिर बाबर के बारे में पढ़ेंगे, बाबर के आक्रमण की बातें पढ़ेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम अगले का टॉपिक देखेंगे। देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या पर राजनीतिक स्थिति। अब इसमें हम समझेंगे, आगे का टॉपिक है ये हमारा। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, ये बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी अभी कि राजनीतिक अस्थिरता के इस काल में, देखिए ये जो काल था ये राजनीतिक अस्थिरता का माना जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे, कोई भी चीज़ यहाँ पर स्थिर नहीं थी। जैसे होता है ना, देखो किसी भी राज्य का विकास कैसे होगा, जब वहाँ पर राजनीतिक स्थिति स्थिर रहेगी, जब वहाँ पर एक राजा कई दिनों तक रहेगा, ठीक है। और अगर वो बाई चांस वो राजा बढ़िया निकला तो वो अपने जो क्षेत्र का विकास है वो बढ़िया से करेगा, ठीक है। तो राजनीतिक अस्थिरता के इस काल में मध्य भारत में 3 महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य थे, ठीक है। कौन कौन सा था? मालवा, गुजरात और मेवाड़, ठीक है।
और अगर हम बात करें तो इन तीनों में से मेवाड़ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, ठीक है। तो मेवाड़ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। अब हुआ क्या, जो मालवा का जो क्षेत्र है ना, अब देखिए जो मेवाड़ था वो शक्तिशाली था, लेकिन यहाँ पर मालवा के पास भी एक खास बात है। क्या है, मालवा का जो क्षेत्र है वो लोधी शासकों तथा मेवाड़ के शासकों के लिए उत्पादन की दृष्टि से बढ़िया था, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है कि मालवा उत्पादन की दृष्टि से बढ़िया था, तो अब यहाँ पर मालवा पे अधिकार करने के लिए क्या हुआ, आक्रमण होने लग गया। तो इसलिए क्या हुआ, मालवा के जो शासकों पर लोधी और मेवाड़ तथा गुजरात का आक्रमण होता रहता था। उनको लगता था यार उनको लगता था कि हम क्या करेंगे, हम मालवा पर कब्जा कर लेंगे। उससे क्या होगा, अगर हम मालवा पे कब्जा कर लेते हैं तो उससे जो उत्पादन होगी वो बढ़िया होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15वीं सदी में राणा सांगा ने मालवा एवं गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। अब दक्षिण में क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन दक्षिण में यहाँ पर और मुसीबत थी। दक्षिण में क्या थी, आपको याद होगा, दक्षिण में विजयनगर और बहमनी जैसे शक्तिशाली राज्य थे जो कि हमेशा संघर्ष करते रहते थे। वहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़े वो चलते रहते थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं हम, हमारा अगला छोटा सा टॉपिक है वो है मध्य एशिया तथा बाबर के बारे में। तो अगर हम बात करें 15वीं शताब्दी की, तो 15वीं शताब्दी तक तैमूर वंश के शासकों की स्थिति कमज़ोर हो रही थी, ठीक है। ये एक ऐसा टाइम था जिस समय जो इनकी स्थिति थी तैमूर वंश की, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, अब इसका फ़ायदा उठाया जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, ईरान के जो इस्माइल के नेतृत्व में सफावी, इनकी शक्ति का उदय हो रहा था। अब कोई कमज़ोर हो रहा है तो कोई ताकतवर हो रहा है। तो पश्चिम में तुर्कों का साम्राज्य था। अब हुआ क्या, अब बाबर ने क्या किया, बाबर ने काबुल में राजनीतिक स्थिरता का फायदा उठाया, क्योंकि वहां पर राजनीतिक अस्थिरता थी, यानी कि वहां पर चीजें कमजोर हो रही होगी। ये सिंपल सी बात होती है, जैसे मान के चलो कि कोई एक राज्य है और वो क्या कर रहा है, वो बी राज्य पर आक्रमण कर रहा है बार बार, ठीक है। तो बी राज्य तो कमजोर होगा, साथ के साथ ए राज्य भी कमजोर होगा, ठीक है, क्योंकि इसके भी वहां पर हथियार लग रहे हैं, यहाँ पर इसकी भी सैनिक जो है वो मारे जा रहे हैं, इसके यहाँ पर भी पैसे खर्च हो रहे हैं ए वाले के। तो ये ऐसा होता था। तो राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया गया और 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, भारत में सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक असंतोष था, ठीक है। अब इसकी जो मृत्यु हुई तो सभी लोगों को पता चला, राजनीतिक असंतोष फैल गया। 1519 में क्या हुआ, भीरा पर अधिकार के बाद बाबर का भारत में साम्राज्य विस्तार का विचार जो है वो दृढ़ हो गया। यानी कि बाबर के मन में चल रहा था कि अब हम क्या करेंगे, भारत में साम्राज्य विस्तार करेंगे। लेकिन जब ऐसा राजनीतिक असंतोष का समय चल रहा हो तो इसका जो विचार है वो और ज़्यादा दृढ़ हो गया, ठीक है, और ज़्यादा मजबूत हो गया इसका ये विचार। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका अगला टॉपिक है वो है भारत में मुगल शासन की स्थापना। यानी इसमें हम क्या देखेंगे कि भारत में जो मुगल शासन है इसकी स्थापना कैसे हुई आखिरकार, ठीक है। तो आपको पहले से भी पता होगा कि जो पानीपत का युद्ध है ना, वो मुगल साम्राज्य की स्थापना में जो है वो बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है। अगर मान के चलो पानीपत का युद्ध है तो समझ लो वो बढ़िया भूमिका निभा दी उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में, ठीक है। और उसके बाद जो है बाबर के बारे में आपको पता है कि बाबर की जो नीतियां थी, यानी कि जिस हिसाब से वो लड़ाई करा करता था, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई फिल्में देखी होंगी जिसमें युद्ध होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि कई सारी उनके अंदर रणनीतियां होती है। यानी कि ऐसा भी कभी कभी सीन हो जाता है कि यहाँ पर उसके क्या है, कम सैनिक है, और यहाँ पर क्या है, उसके ज़्यादा सैनिक है। फिर भी कम सैनिक वाला क्या करता है, ज़्यादा सैनिक वाले पर विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो होता है कि युद्ध की उनके अंदर क्या क्या नीतियां हैं, मतलब कौन कौन से उनके अंदर जो कला है जिससे वो बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई बाहुबली टाइप मूवी में कि त्रिशूल व्यू या किसी प्रकार का वो इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ रणनीति बन जाती है, और जो सामने वाला है उसके पास किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं होती, तो वो बंदा जीत जाता है। तो ऐसी कुछ खूबियां थी, और ये सारी चीज़ें हम इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए सबसे बढ़िया माना जाता था, यानी महत्वपूर्ण माना जाता था, ठीक है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी बाबर ने भारत में कभी आक्रमण नहीं किया। भारत में 4 बार आक्रमण कर चुका था वो, इससे पहले भी, ठीक है। और पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाओं के बीच हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ? बाबर युद्ध कला, बाबर के अंदर जो युद्ध कला थी और कुशल रणनीति जो थी, उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से वो जीत गया, ठीक है। इसके बारे में हम उसके रणनीति के बारे में भी इसमें चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, इब्राहिम लोदी की विशाल सेना थी। कैसी सेना थी इब्राहिम लोदी की? विशाल, बहुत बड़ी। उसके मुकाबले बाबर की जो सेना थी वो मात्र मुट्ठी भर थी। अगर हम उससे कंपैरिजन करें विशाल सेना से, तो बहुत छोटी सेना थी इसकी, लेकिन उसके बाद भी विजय प्राप्त की, इसने विजय हासिल की, ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा की गई रूमी पद्धति, इसकी पद्धति का नाम था रूमी पद्धति, जिसके अंदर क्या होता था? जिसमें तोप का प्रयोग होता था एवं युद्ध में विशेष नीति का प्रयोग किया जाता था। मैंने आपको बताया ना, कोई नीति होती है जो सामने वाला बंदा नहीं समझ पाता, लेकिन वो बंदा जिसकी वो नीति है वो अपने उस नीति को फॉलो करता है, और उसकी एक प्लानिंग होती है कि उसके बाद क्या करेगा, वो वहाँ पर मेन बंदे पर ही हमला करेगा, ठीक है, और उस युद्ध को ख़त्म करेगा वो जल्दी से जल्दी। ऐसा कुछ सीन होता है। तो ये सारी खूबी थी इसके अंदर, जिससे कि दुश्मनों के ऊपर चारों तरफ से हमला हो। तो इसकी कोई नीति होगी, जिस नीति के अंतर्गत क्या है कि दुश्मन के ऊपर चारों तरफ से हमला किया जाएगा, जिससे दुश्मन बौखला जाएगा, दुश्मन को समझ में नहीं आएगा ये भाई क्या हो रहा है, ये आखिरकार क्या हो रहा है। जैसे कि चेस हम खेलते हैं, तो एक होता है भाई सामने वाला बंदा जो चेस खेल रहा होता है, उसके पास क्या होती है, उसके पास अपने प्यादे होते हैं, और जो भी उसके पास होता है वो क्या करता है, उनसे नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन सामने वाला बंदा जो प्रो होता है, जिसको खेलना आता है, तो वो क्या करता है, वो प्लानिंग करके चलता है कि ये अगर यहाँ पर घोड़ा चलेगा तो मैं यहाँ पर क्या चलूँगा, हाथी चलूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा, और फिर जिसके पास प्लानिंग होती है वो जीत जाता है। तो सेम ऐसी युद्ध में भी हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम बाबर तथा अफगान सरदार, इनके बीच देखते हैं यहाँ पर क्या था सीन, ठीक है। पानीपत और खानवा के युद्ध में बाबर को भारत में स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र थे वो भी अभी अफगान सरदारों के वश में थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बाबर और खानवा के युद्ध ने क्या किया, बाबर को स्थापित तो कर दिया भारत में, लेकिन अभी भी जो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र है वो अफगान सरदारों के हाथों में थे। और जो बिहार और जौनपुर, इन क्षेत्रों के अफगान शासक थे वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, यानी कि वो भी गुणी बंदे थे, उनके अंदर भी युद्ध कला और इन सब चीज़ों की पहचान थी। तो अब हुआ क्या कि जौनपुर अवध के अफगानों में 1527 में बाबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। लेकिन इन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। अब भाई हुआ क्या कि इससे क्या होगा, बाबर ने अपनी साम्राज्य की स्थापना और सुदृढ़ीकरण में राजपूतों और अफगानों की शक्तियों को कुचल दिया, ठीक है। और उससे क्या हुआ, दिल्ली में उन्होंने अपनी सत्ता को सुरक्षित कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन जब हुआ क्या, सीन तब हुआ जब बाबर की मृत्यु हुई 29 दिसंबर 1530 में। अब उसके जो उत्तराधिकारी थे, यानी कि जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारी भी होंगे, तो उनके उत्तराधिकारी को क्या करना था, उनके उत्तराधिकारियों को चुनौती थी कि वह दमित शक्तियों को भरने ना दे। इसका मतलब समझो आप, जैसे मान के चलो, अब यहाँ पर होता क्या है, अब यहाँ पर हुआ क्या कि कोई मेन राजा है, ठीक है, मेन राजा मान के चलते हम यहाँ पर बाबर है, ठीक है। अब बाबर भाई मर गया, ठीक है। तो बाबर के मरने के पश्चात जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, बेटे बेटे जो भी होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनका जो मेन काम है वो काम है कि जिसको भी बाबर ने हराया है, ठीक है, जिसको भी दबाया है, ठीक है, उन शक्तियों को उभरने ना दे। वो राज्य का प्रसार करेंगे, विस्तार करेंगे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिसको दबाया गया है, जिसको उसके पीढ़ी वाले बंदे ने दबाया है, ठीक है, तो उसको उभरने ना दे, वो उसके लिए एक मेन काम होता था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपके सामने टॉपिक है वो है हुमायूं और एवं उसके भाई। तो अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर क्या बातचीत है। देखिए, हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने बाबर की मृत्यु के बाद साम्राज्य को अपने चारों भाइयों में बांट दिया, ठीक है। इसने क्या किया, इसने सोचा कि देखो, जब अब बाबर की मृत्यु हो गई है तो उसके बाद हम चारों भाई इसको संभालेंगे, ठीक है। और उसने क्या किया, अपने चारों भाइयों में से बांट दिया। तो किस किस को बांटा, मेवात जो है हिंदाल को, ठीक है,
संभल अस्करी को, पंजाब, काबुल तथा कंधार, कामरन को, ठीक है, और स्वयं को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या भाई, ये इसको लगा इसने अच्छा काम किया है, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन ये उदारता की नीति हुमायूं के लिए विनाशकारी साबित हुई। ठीक है, ये नीति इसके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई। इसे लगा कि ये फायदेमंद है, ठीक है, और ये इसके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई। उसके भाई कामरान मिर्जा ने, ठीक है, जो कामरान मिर्जा था उसका भाई, उसने सबसे ज़्यादा खतरा उत्पन्न किया, यानी सबसे ज़्यादा नुकसान उसी ने पहुंचाया। कामरान आदि भाइयों ने युद्ध के वक्त विश्वासघात किया। ठीक है, उसके जो भाई थे कामरान और उसके अलावा भी, उसने क्या किया, युद्ध में साथ नहीं दिया उसका। ठीक है, और अगर हम बात करें हुमायूं की असफलता की, तो उसमें उसके भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हुमायूं भी क्या था, तगड़ा बंदा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं थोड़ा भारत में मुगल शासक की पुनः स्थापना। अब भारत में मुगल शासक की दोबारा से कैसे स्थापना हुई, कम बैक कैसे करा, वो समझते हैं। यहाँ पर बाउंस बैक कैसे करा, ये समझते हैं थोड़ा। तो शेर शाह से कन्नौज में हारने के बाद भी हुमायूं संघर्ष करता रहा। ठीक है, हुमायूं ने, ये बात है, हुमायूं ने हार नहीं मानी। ठीक है, पूरी तरीके से एक तरह से वो खत्म हो चुका था, लेकिन वो अंदर से खत्म नहीं हुआ था। हुमायूं संघर्ष करता रहा, भाइयों ने साथ नहीं दिया। ठीक है, हालांकि एक भाई ने उसके साथ दिया था, हिंदाल ने। ठीक है, तो इसने समर्थन किया था, और उसके पास राजपूतों का भी समर्थन था। तो उसके समर्थन मिलने के बाद भी हुमायूं को सफलता नहीं मिली। ठीक है, उसके पास दो समर्थन तो थे, एक हिंदाल का था जो उसका भाई था, और एक उसके राजपूतानों का। उसके बाद भी उसको सफलता नहीं मिली, लेकिन हुमायूं ने फिर भी हार नहीं मानी। हुमायूं ने ईरान की ओर भाग जाना पड़ा। ठीक है, इसको मतलब कि तुरंत तो ये भाग गया। ठीक है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में भी, इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी निरंतर युद्ध करता रहा, और काबुल और कंधार पर उसने विजय पा ली। ठीक है, और कामरान की शक्तियों का दमन कर दिया। ठीक है, कामरान की शक्तियों को यहाँ पर ख़त्म कर दिया उसने। अब यहाँ पर हुआ क्या, फेमस हो गया। ठीक है, जब इतनी सारी चीज़ें होती है, जब इतनी मुश्किल से बंदा कुछ करता है, तो अब वहाँ पर चीज़ें वायरल हो जाती है। तो कामरान की शक्तियों को दमन करने के बाद क्या हुआ, हुमायूं को काबुल का स्वामी बना दिया गया। ठीक है, इसका नाम चलने लग गया यहाँ पर, तथा 1555 में लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मतलब स्थिति इसकी सही होने लग गई। अब मुगलों की स्थिति अब पक्ष में आ चुकी थी, यानी मुगलों की स्थिति अब बिल्कुल सही हो चुकी थी, आप समझ सकते हो। इसी बीच क्या हुआ, 1566 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर ये वाला भी जो खेल है यहाँ पर ये ख़त्म हो गया हुमायूं का भी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई सुल्तान नाबालिग पुत्र अकबर, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तो अब भाई अकबर, जिसने भारत में मुगलों की स्थिति को शीर्ष पर पहुंचा दिया। अब बात आ गई अकबर की। तो अकबर के बारे में तो हम सबको पता है कि अकबर की जो नीतियां थी, और उन्होंने कैसे मुगलों की जो स्थिति है उसको पूरा शीर्ष पे पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें थी मुगलों के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये अपना जो चैप्टर था इसी में मुगलों के ऊपर ही था कि मुगलों ने क्या किया, कि मुगलों ने अपना जो साम्राज्य है उसको कैसे स्थापित किया। ठीक है, और उसको कैसे सुदृढ़ किया, यही वाली बातें थी। इस पूरे यूनिट में लगभग जो मेन बात थी वो मुगलों के ऊपर ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। अगर आपने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप टेलीग्राम में को फॉलो कर सकते हैं। मेरे क्या मतलब कि आप ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, और साथ ही अगर कुछ पूछना हो आपको तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। ठीक है, और बाकी यही बात थी। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही शेयर भी कर दें अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले यूनिट में।